नमस्कार, अमृत टीवी भारत में स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी जवानों के सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीआरडी जवानों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री ने जवानों की भूमिका और उनके योगदान की सराहना करते हुए सरकार की ओर से सुविधाओं एवं कल्याणकारी की योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी और कार्यक्रम के दौरान पीआरडी जवानों के लिए अन्य विकास कार्यों और सुविधाओं के से जुड़े प्रावधानों पर भी चर्चा हुई। पहले आपको ड्यूटी नहीं मिलती थी, आज पीआरडी के जवान कम पड़ जाते हैं ड्यूटी के लिए। लोग हमारे सामने भी प्रस्ताव रखते थे, कहते साहब इनका कोई काम है नहीं। हम कहते थे वे काम तो लेना पड़ता है, कोई कार्य नहीं है, आप उन्हें ट्रैफिक की व्यवस्था में लगाइए, उन्हें मेट्रो की सुरक्षा का दायित्व भी दीजिए, एयरपोर्ट की सुरक्षा का दायित्व भी दीजिए, विभिन्न कार्यालयों की सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व भी दे दीजिए। पैमाइश करने के लिए या औद्योगिक संस्थानों की व्यवस्था के लिए वहां पे सुरक्षा का दायित्व या अन्य व्यवस्थाओं के संचालन में योगदान देने के लिए हमारा प्रांतीय रक्षक दल का स्वयंसेवक पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। उसकी ट्रेनिंग हो, समयबद्ध तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएं। पेट से कोई सीख के नहीं आता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो सीखेगा तो अच्छा कार्य करेगा, परिणाम देगा। आज जो प्रगति प्रदेश के अंदर हुई है, यह प्रगति सामूहिक प्रयास का परिणाम है। और ठीक है, पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास केवल सफाई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश भाड़ में, इसलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। जब समग्रता के साथ कोई सरकार सोचती है, सर्वसमावेशी विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए जाने पर रोहन गुप्ता ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। अहमदाबाद में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष समेत शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया। रोहन गुप्ता ने कहा है कि पार्टी के एक नया सम्मान्य कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और वे नई टीम के साथ विकसित भारत को संकल्प को लेकर आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगे। वही गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के गायन को लेकर उठे विवाद पर रोहन गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस से अपने बयानों में स्पष्टता और निरंतरता बनाए रखने की अपील की और जनता को भ्रमित करने की बात कही। आपको जो दायित्व दिया है, नई जिम्मेदारी दी है, क्या कहेंगे? मैं शेष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी दी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और नितिन नवीन जी की जो टीम है, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी और बीएल संतोष जी, वो चाहते हैं कि भारत की अपेक्षाएं जो भाजपा से हैं वो पूरा करने के लिए अब ऐसी टीम बनेगी 24/7 जनता की अपेक्षा है, जनता क्या चाहती है भाजपा से। क्योंकि जब ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। उसी जिम्मेदारी का वहन करने के लिए टीम का गठन किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं नेतृत्व को और देश की जनता को, जो भी दायित्व दिया जाएगा उसको उस तरीके से निभाएंगे कि देश के जो भी वर्ग हैं सबकी अपेक्षाएं पूरी हो और जो हम विकसित भारत का हमारा सपना है वो पूरा करने में हम हमारा योगदान दें। गोवा में एक कार्यक्रम हुआ है, कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे स्टेज पर थे, वंदे मातरम की
देखिए, कांग्रेस की असलियत एक्सपोज हो चुकी है। हमने देखा कि पहले कैसे दिल्ली में ये कहा गया, देखिए हमने तो 6 कड़ियाँ ही गाई है, क्यों विरोध हो रहा है। हमने तो विरोध नहीं किया। जो उनके नेतृत्व है, उन्होंने खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगवाई, केरल में वापस नहीं गाया गया, वो गोवा में ये है। तो यही तो असलियत है ना। पहले ही बोल देते कि नहीं हमको नहीं गाना है, खत्म हो गई बात। आप वापस देश की जनता को गुमराह करना, पूरे मीडिया में ये कहना नहीं हमने ये नहीं कहा, आप डबल बात क्यों करते हैं? नहीं है तो नहीं है, असलियत जो है देश के सामने आने दीजिए। यही जब आपका दोगलापन जो होता है वो जनता कभी स्वीकार नहीं करती। जो आपका स्टैंड है उस पर रहिए और देश को गुमराह मत करिए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए गए। दिल्ली में बीजेपी सांसद भोला सिंह ने झारखंड में छात्रों की विरोध प्रदर्शन समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस को घेरा और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के राहुल गांधी पर दिए गए बयान का समर्थन किया। और भोला सिंह ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि नई टीम पार्टी और मजबूती देने का काम करेगी। गांधी वहाँ गए नहीं, एक पत्र जारी करके कर दिया कि सरकार में भागीदार हैं तो उनको भी स्टूडेंट के साथ में बैठना चाहिए। खाली मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं, ये भी जिम्मेदार हैं और इनको भी बात करनी चाहिए थी। लेकिन अच्छा है, जो स्टूडेंट्स की मांग थी वो मानी है तो अच्छा है, और जो लोग उसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और जो छात्रों की अपेक्षा उसको पूरा करना चाहिए। जी सर, वंदे मातरम को लेके लगातार अपोजिशन की तरफ से जो है उसको पोस्ट किया जा रहा है पूरे स्टैंजास को। कल भी गोवा में खड़गे डायस पर थे और 2 ही स्टैंजा का वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस आज़ादी के बाद जब से इस देश में शासन पे आई तब से हम लगातार देख रहे हैं कि विभाजन की, बंटवारे की, देश को तोड़ने की मानसिकता कांग्रेस की रही है। जम्मू कश्मीर से तिरंगा ना फहराया जाए, धारा 370-35 से लगाने का काम भी इन्होंने नहीं किया और बहुत सारी सीमाओं पे इन्होंने विभाजन का काम किया। आज़ादी के समय जब बंटवारा हो रहा था तो अगर उसमें शायद कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता ठीक रहती तो शायद देश का इतना विभाजन नहीं हो पाता। लेकिन अभी भी 80 साल हो गए, 80 साल बाद भी कांग्रेस की मानसिकता में, उनके नेताओं की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं लग रहा है। जिस तरीके से राष्ट्रीय गीत का लगातार, एक देखिए गलती एक बार होती है। जिस दिन सदन में आखिरी दिन था उस दिन भी जब राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा था तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक्टिविटी जिस मुद्रा में होना चाहिए वो नहीं थी। अभी स्वतंत्रता दिवस के दिन इनके राष्ट्रीय कार्यालय पे इन्होंने बीच में सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी तीनों ने रोक के उसको बंद करवाया। और अभी जो देख रहे हैं कि इनकी राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में फिर दोबारा पूरा राष्ट्रीय गीत नहीं बजाया। ये राष्ट्रीय गीत ही नहीं, पूरे देश के नागरिकों का और देश का अपमान है। कांग्रेस को लंबे समय देश की जनता ने मौका दिया देश में शासन करने का, लेकिन इस तरीके से राष्ट्रीय गीत का अपमान करना देश की जनता कभी माफ कांग्रेस वालों को नहीं करने वाली है। दिल्ली में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अमरपाल मौर्य ने बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम को लेकर प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने नई टीम में अनुभव और युवा चेहरों के संतुलन को पार्टी के महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यहां टीम आगामी चुनाव खासकर 2029 के लिए मजबूती के काम करेगी। और अमरपाल मौर्य ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि बीजेपी ने सामान्य कार्यकर्ताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने का अवसर मिलता है। वही वंदे मातरम के मुद्दों पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और उस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने संसद के मानसून सत्र को लेकर भी विपक्ष पर सवाल उठाए और मोदी सरकार के कामकाज की सराहना की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो मुझे इस दायित्व पर मेरा चयन किया। मैं सभी माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय संतोष जी का, सभी माननीय गृह मंत्री जी का, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व है, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भी इतने बड़े दायित्व पर जो है ला करके खड़ा करना, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और मैं नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए कहना भी चाहूँगा कि मैं उनके जो हमसे अपेक्षाएं हैं, मैं उस पर अपने को जो है सार्थक कैसे कर सकूं, मैं उस पर प्रयास करूँगा। पॉलिटिकली रिएक्शन आपसे चाहेंगे वंदे मातरम को लेके, जिस तरह से ऑपोजिशन कह रहा है कि हम लोग 2 ही स्टैंजा पे रहेंगे, हम पूरा नहीं गाएंगे। कल भी देखा गया किस तरह से खड़गे स्टेज पर थे और सिर्फ 2 ही स्टैंजा चला और उसके आगे बंद कर दिया गया। इससे पहले हमने 15 अगस्त में देखा सोनिया गांधी और खड़गे पूरा स्टैंजा, उन्होंने पूरा वंदे मातरम नहीं चलने दिया, बंद करने की कोशिश की। देश के प्रति उनकी आस्था कब रही है? कांग्रेस के लोगों की कभी भी जब तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति हमेशा वो करते रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति में वो जो भी राष्ट्र की बात होगी तो अपने को 2 कदम पीछे ही रखते हैं। वो एक अवसर नहीं है, पार्लियामेंट में इतने सारे बिल पास हुए, किसी बिल में चर्चा करने का सामर्थ्य नहीं है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि सत्य का सामना करना ये सबकी बस की बात नहीं है और वो कांग्रेस में तो है ही नहीं। आपने पार्लियामेंट की बात करी, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया किस तरह से पूरा सेशन जो है वॉश आउट हो गया। ऑपोजिशन की तरफ से लगातार रकस क्रिएट किया गया, जबकि सरकार रेडी थी हर तरह के विचार विमर्श के लिए, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से नहीं हुआ। क्या बोलना? मैं स्वयं राज्यसभा के अंतर्गत, चूँकि मैं जो दिल्ली में सदन में उपस्थित रहा हूँ और मैं देखा हमेशा जो है कि ये पहले भी ऐसे करते रहे और इनके अंदर काम करने का सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि विरासत में मिली हुई जो सत्ता होती है वो मेहनत करने का सामर्थ्य नहीं दे सकती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने पर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुई जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई है और परमहंस आचार्य ने एसआईटी की निष्पक्ष जांच का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि भविष्य में वित्तीयनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि इससे राम मंदिर गरिमा की और श्रद्धालुओं की विश्वास पर मजबूत होगा। गृह विभाग ने एसआईटी के जांच में जो कुछ भी आया है, आवश्यक कार्रवाई के साथ में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अंतिम रिपोर्ट सौंप दिया है और यह सराहनीय है, स्वागत योग्य है। जिस तरह से न विलंब न करते हुए और बड़ी ही शीघ्रता से और कठोरता से निष्पक्ष जांच की गई है, अयोध्या का साधु समाज और अयोध्यावासी और साथ ही राम मंदिर के प्रति जितने लोगों की निष्ठा जुड़ी हुई है, इससे सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं और आशा करते हैं कि दोबारा इस तरह से राम मंदिर में किसी भी तरह से न तो वित्तीय अनियमितता हो, न तो किसी तरह के नियमों का उल्लंघन हो। राम मंदिर की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, वो बनी रहे। इस पर जो है सभी लोग जरूर ध्यान देंगे और एसआईटी ने जो काम किया है निष्पक्षता से किया है। गृह विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद है और यह जो जांच हुई है निश्चित रूप से दोबारा अब इस तरह से कोई भी हरकत नहीं करेगा। इस पर नज़र भी ट्रस्ट को रखनी चाहिए और साथ साथ ये जो कार्रवाई हुई है, लोगों में इससे भय भी हो गया है कि अगर अपराध करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए हम सभी साधु संत इसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में किसी भी तरह से राम मंदिर में इस तरह से कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा। अब तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही
लगातार राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि देश दुनिया को ये पता लग गया है कि राम मंदिर तो ये आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, और निर्माण भी भव्यतम हुआ है, दिव्यतम हुआ है, और आने वाले लोगों की मनोकामना पूरी हो रही हैं। अब वो ये बातें अलग है कि दो चार किसी के कहीं कुछ इधर उधर होने से राम मंदिर की प्रतिष्ठा में कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि और लोगों की आस्था बढ़ी दिखाई पड़ रही है। बहुत अच्छा है, और इसी तरह से श्रद्धालुओं की श्रद्धा बढ़ती रहे, सनातन का परचम लहराता रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना साहबुद्दीन राजवी ने मुस्लिम समाज में दर की राजनीति को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने समाज से दर की राजनीति में बाहर निकलकर शिक्षा, रोजगार और विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज को वोट बैंक की राजनीति से आगे बढ़कर अपने भविष्य और विकास से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता देनी चाहिए। मौजूदा वक्त में मुसलमानों का जो सियासी मंजरनामा है, उसकी एक झलक पेश करना चाहता हूँ। एक बुज़ुर्ग कल दोपहर मेरे ऑफिस में आए और कहने लगे कि हज़रत मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने क्यों परेशान हैं? कहने लगे बहुत मुसलमान परेशान हैं, पूरे भारत का मुसलमान परेशान है, और मोदी और योगी ने क्या क्या जुल्म ढा रखा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या जुल्म ढा रखा है, मुझे एक दो तो बताइए। वो खामोश रहे, नहीं बता सके। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए, आप 5 वक्त नमाज पढ़ने जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा किसी हिंदू ने तुम्हें रोका कि नमाज मत पढ़ने जाओ? बोले नहीं। मैंने कहा आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं? बोले हाँ। मैंने कहा कभी कोई पुलिस वाला आपके घर पे आया कि कल से बच्चों को पढ़ने मत भेजना? बोले नहीं। मैंने फिर उनसे पूछा कि मिलाद, फातिहा, ईद, बकरीद, मुहर्रम के त्यौहार करते हैं कि कभी किसी गैर मुस्लिम ने आके कहा हो या किसी अधिकारी ने आके कहा हो कि नहीं इस बार नहीं होगा? बोले नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। मैंने कहा फिर क्या परेशानी है? आप आज़ादी के साथ तमाम काम कर रहे हैं। जैसे पहले भी 65 साल पीछे जब आप खुद कुआं खोदते थे, पानी पीते थे, वैसे आज पोजीशन है कि खुद कुआं खोद रहे हैं और पानी पी रहे हैं। तो दरअसल है क्या बात? बुनियादी बात यह है कि जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं, इन्होंने भाजपा के खिलाफ हर बूढ़े बच्चे जवान मुसलमान के दिमाग में जहर घोल के रख दिया है। और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी ने महल्ला महल्ला और गांव गांव मुसलमानों के दिलो दिमाग में भाजपा के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने राम जन्मभूमि दान मामले में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच और तथ्यों के सामने आने की बात कही। और अवधेश प्रसाद ने जेएसएससी और सीजीएल और टीडीपीएल रद्द होने और भारत की चुनावी व्यवस्था पर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी और बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल के इस्तेमाल के आरोपों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सांसद जी, गृह विभाग ने जो है वो अंतिम रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जो एसआईटी थी उसने जो है राम मंदिर को सौंप दी है, क्या कहें? वो रिपोर्ट जो है सत्यता से परे, वो रिपोर्ट जमीनी हकीकत से लाखों कोस दूर है। सरकार जिम्मेदार लोगों को, बड़ी मछली को बचा रही है, लेकिन सरकार भले बचाए, ये देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं का सवाल है। धर्म से जुड़े हुए लोग करोड़ों, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर का सवाल है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या को कलंकित किया गया है, प्रभु श्री राम के दरबार को कलंकित किया गया है। भले सरकार माफ कर दे, लेकिन प्रभु के दरबार की डकैती है, इनको सजा मिलेगी, प्रभु इनको दंडित करेंगे।
तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब कोई न कोई शक्ति अवतरित होती है और उसका सर्वनाश करती है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कोई न कोई शक्ति का अवतार होता है और वो शक्ति ऐसे लोगों का सर्वनाश करती है। तो भारतीय जनता पार्टी और इनके संगी साथी लखनऊ में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विभिन्न राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जेएसएससी और सीजीएल और टीडीपीएल परीक्षाओं के रद्द होने की बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम के ऐलान और कांग्रेस को वंदे मातरम विवाद पर अपनी बात रखी। उन्होंने भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ वाले डोनाल्ड ट्रंप के बयान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जोड़े मुद्दों पर और एनटीए की परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव पर भी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा सांसदों और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामलों तथा अयोध्या राम मंदिर चंदा मामले में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट को लेकर भी उन्होंने अपने पक्ष रखा। बहुत लंबे समय से चल रहा है, सरकार ने निर्णय लेने में तेजी नहीं दिखाई, छात्रों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन सोचने का सवाल यहाँ ये है कि जो नेता दिल्ली के अंदर छात्र आंदोलन में सम्मिलित होकर प्रधानमंत्री जी के घर का घेराव कर रहे थे या आंदोलन कर रहे थे, वो नेता रांची में नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी जी चुप हैं, अखिलेश यादव जी भी चुप हैं, केजरीवाल जी भी चुप हैं। इनको भी कम से कम रांची में जाकर छात्रों का समर्थन करना चाहिए। सब जानते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे ये लोग, क्योंकि इनकी दोहरी नीति, यानी दिल्ली में कुछ और रांची में कुछ और, इनकी दोहरी मानसिकता ने कहीं ना कहीं देश में एक परेशानी को पैदा करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि रांची में भी झारखंड की सरकार को तत्काल छात्रों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, जैसे दिल्ली की सरकार ने किया। सर, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश शहरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। टीम में 12 महिलाओं को जगह मिली है। वसुंधरा राजे, डी पुरंदेश्वरी समेत कई नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जबकि स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनी। भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम के सभी नेताओं को मैं उत्तर प्रदेश की ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद विशेष तौर से इस बात के लिए भी करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नई टीम में 6 नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में उत्तर प्रदेश से स्थान देकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह हौसला बढ़ाने का काम किया। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय टीम का गठन हुआ है, जिसमें महिलाओं को, युवाओं को, अनुभवी नेताओं को समाहित करते हुए एक संतुलित टीम बनाई है, उम्मीद है कि इस टीम के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 2027 का चुनाव, इस टीम के नेतृत्व में 2029 का लोकसभा का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी पहले से अधिक ताकत, सामर्थ्य और परिणाम के साथ चुनाव जीतने का काम करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हुम्बल टीवी भारत।